नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनको 2 वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा केवल पॉलिटी के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया गया था। इस सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और यह सरकार 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है? दिए गए विकल्प में मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी में अगर संसद कोई संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी तथा दिए गए विकल्पों में राजभाषा, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन तथा 5वीं अनुसूची में संशोधन के लिए साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बात करें अगर मूल कर्तव्यों की तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तथा वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद के पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? आसान सा सवाल है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है? यह मामला इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ मामला 2014 में। और इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है अगर वह मानसिक रूप से अक्षम हो एवं सिजोफ्रेनिया के शिकार हो तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। ऑप्शन सही होगा इसका विकल्प ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन में 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75(1) में ए को 75(1) में ए को अंतर्निर्दिष्ट किया गया तथा इससे कहा गया कि इसके अनुसार मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस सदस्य की अध्यक्षता की थी, समिति की अध्यक्षता की थी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे जिनमें से डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, TT कृष्णाचारी और इनके अतिरिक्त 4 लोग और थे। तो एक तो हो गए BR अम्बेडकर, बाकी के 3 लोग में एन गोपालास्वामी यांगर साहब थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और N माधव राव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में
सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 243 में 242 242 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। एक सदस्य का चुनाव ऐसे कहें तो राज्यपाल इन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं, ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य होते हैं। इस 243 सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए राज्यसभा अध्यक्ष तथा विकल्प बी राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, विकल्प ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद का शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? दिए गए विकल्पों को एक एक करके पढ़ेंगे और कथन की जांच करेंगे कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको और दिए गए विकल्पों को पढ़ने का कोशिश करते हैं। कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। ये ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 6 में नहीं, माफ कीजिएगा, भाग 6 में नहीं, ये भाग 5 में अध्याय 5 में है, ठीक है, भाग 5 के अध्याय 5 में है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं। बिल्कुल सही है। कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि वह अपना जो रिपोर्ट होता है वो संसद को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को सौंपता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आसान सवाल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संजय करोल वर्तमान में पटना मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश हैं और इन्होंने 11 नवंबर 2019 को ये पटना मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने शपथ लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है, और यह वर्णित है अनुच्छेद 19 के 1 के ए में, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है, जैसा कि 15 आर्टिकल नंबर 15, 16 और एक 19(1)(a) हो ही गया, उसके बाद 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त कर दिया था? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही होगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है। अगर बात करें 10वीं अनुसूची की तो 52वें संविधान संशोधन, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में बताया है आपको, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो ये हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया है, आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में भाग 4 में है और इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए और बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय होगा, सही होगा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति इसी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ई सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन की शक्ति नहीं देती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा का मूल परिणाम है, अनुशंसा का परिणाम है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही होगा, मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग देश के निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? निर्वाचन के प्रावधानों से। दिए गए विकल्पों में विकल्प डी भाग 15 सही है, और इस अगर बात करें अनुच्छेद की तो यह 324 से 329 में के बीच में ये निर्दिष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति अनुमोदित या निर्देशित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, परंतु उसकी स्थापना इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है, और यह उल्लेखित है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं। गिरफ्तारी और माफ कीजिएगा ऑप्शन को पढ़ते हैं। गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण ये फंडामेंटल राइट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास, ये फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य व समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुए थे? दिए गए विकल्प में विकल्प बी, सी और डी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अविश्वास मत में पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो? यह 35 ईयर्स 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए निर्वाचित होने के लिए, उससे पात्र होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है या है? देखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये सही है। इन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये भी सही है। निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर नियोजित हैं लेकिन देश की शासन में मूलभूत है, ये कथन भी सही है। ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये कथन गलत है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा है? दिए गए विकल्प में विकल्प ए सही होगा, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा या से अनुच्छेद अनुसूचित स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है या है? दिए गए विकल्प में ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर धन विधेयक
लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या नहीं है। संसद के संयुक्त बैठक के बारे में देखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है, सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। और संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, ये भी सही है। अतः इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद के नियम प्रक्रिया में नहीं किया गया है। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी शून्यकाल संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं है। अगर बात करें प्रश्नकाल की, तो यह एक ऐसा समय होता है जब लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है जो प्रश्नों के लिए होता है, और इसलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। बात करें शून्यकाल की, तो यह बिना किसी सूचना के किसी मामले पर प्रश्न उठाने के लिए संसद का अनौपचारिक उपकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा को मूल शिक्षा के अमूल अधिकार के रूप में इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही होगा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी। और दिए गए विकल्प में विकल्प डी अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है। अगर बात करें 71 का, तो 71 अनुच्छेद 71 इसमें यह है कि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद पे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया फैसला अंतिम व मान्य फैसला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसका रिपोर्ट सौंपता है। दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही होगा, कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथक राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने पृथक बिहार की मांग 1889 में इन्होंने पृथक बिहार की मांग की थी, 1889 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा या कौन से सही नहीं है। चलिए एक एक करके विकल्पों को पढ़ते हैं। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, सही है ये। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यह गलत है, ये गलत है। और यही आंसर होगा हमारे प्रश्न का। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या, ऑप्शन बी सही होगा, 20 लाख से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए जो है ये सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या 290 है, वहीं पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अगर बात करें मध्य प्रदेश, तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है? विधानसभा अध्यक्ष राज्य की कार्यपालिका का भाग नहीं होता है। और अगर बात करें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, ये तीनों मिलकर कार्यकारिणी का गठन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही होगा, अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था? आसान सा सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग CII सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिटी आयोग कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? दिए गए विकल्प में सही इसका आंसर हो जाएगा क्रमिक मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया कब आया? 1949 में। वर्ष 1949 में बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया था। और बिहार लोक सेवा आयोग के अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो ये RK महाजन हैं, RK महाजन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित गणमान्य पदधारकों में कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? सर्वोच्च स्थान में वरीयता के क्रम में देखें तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है सबसे बड़ा होगा। उसके बाद ऑप्शन ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इसके बाद इसके निचले पायदान पे होंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, और उसके बाद इससे निचले पायदान पर होंगे राज्यसभा का उपसभापति। अर्थात अगर देखें तो BADC सही क्रम, यह क्रम सही आंसर होगा। और इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सबसे पहले बिहार विधानसभा में हम बात करेंगे तो टोटल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें 242 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। एक सीट राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडिया समुदाय से होते हैं। और इसके बाद 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाता है? दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 163 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने जिले हैं? दिए गए विकल्प में विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसे पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था, ये सही है ये। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये भी सही है। इसे अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का अधिकार प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। और इसका वर्णन आर्टिकल 312 में किया गया है। अगर राज्यसभा के संबंधित और तथ्य को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, ठीक है। और इस 250 में अधिकतम संख्या 250 इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 238 सदस्य राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है और वर्तमान में बिहार में 8,392 ग्राम कचहरियाँ जो हैं कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, विकल्प डी सही होगा। इन 75 सीटों में 63 सीटें 63 सीटों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि 12 सीटें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात करें बिहार विधान परिषद का तो यह एक
यह एक अस्थायी निकाय है तथा इसका विघटन नहीं होता है और इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित या मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया है? तो दिए गए विकल्प में विकल्प विकल्प बी सही होगा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1991 में लाया गया था, ठीक है, और यह दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था इसने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? दिए गए विकल्प में विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 153 यह उल्लेखित करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ और बातों को देखें तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। 155 ये हो गया, 153 और 155 आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अगर 157 आर्टिकल की बात करें, 157 आर्टिकल की और 158, तो इसके अनुसार राज्यपाल के पद के लिए अर्हताएं सुनिश्चित किया गया है, जो कि इस प्रकार है, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो, किसी लाभ के पद पर न हो, संसद या राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य न हो। और इसके साथ ही आर्टिकल 159 में इसके शपथ की बात कही गई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितनी जिलों का स्थानांतरण किया गया था? तो दिए गए विकल्प में विकल्प सी सही होगा। 18 जिलों का स्थानांतरण किया गया था। वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं और थोड़ा सा इसे डीपली देखा जाए तो इसका गठन यानी झारखंड राज्य का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इसका गठन हुआ था। इसके दौरान बिहार के भूमि क्षेत्र का 45.85% झारखंड को दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है और बिहार के 38 जिलों को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, ठीक है। 9 प्रमंडलों में बांटा गया है और इस 9 प्रमंडलों को आप याद कर सकते हैं। इनका नाम है पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी। एक बार फिर से देख लेते हैं, बिहार के 9 प्रमंडलों के नाम पटना, तिरहुत, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है या बिहार दिवस मनाया जाता है? ये 22 मार्च को, विकल्प सी सही होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च अगर थोड़ा सा इसको डीपली देखें तो 22 मार्च 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 22 मार्च हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है या है? दिए गए विकल्पों में विकल्प ए और सी सही होगा। हिंदी और उर्दू बिहार की आधिकारिक भाषा है। हिंदी स्वतंत्रता के साथ ही लागू हो गई थी, जबकि उर्दू को 1984 में लागू किया गया है, ठीक है। 1984 में आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दिए गए विकल्प में विकल्प डी सही है। सुनील अरोड़ा वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और यह 23वें चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल, सबसे पहले तो इनकी नियुक्ति, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो ये निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी सही है। यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, जबकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी जो है अभी वर्तमान में
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। तो इसमें दो समितियां हैं, एक जेवीपी समिति और एक धार आयोग है, धर आयोग है। जेवीपी समिति का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था। अगर वही बात करें धर आयोग का, तो धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था और इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इन्होंने ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। अगर प्रथम ये विकल्प डी की बात करें, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, तो यह लोक प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन से संबंधित है, न कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का भाग 14A, विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान को संबंधित करता है? तो ये है अनुच्छेद 143। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, मानने के लिए वैध नहीं है, सलाह ले सकता, बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? तो वर्ष 1971 में लाया गया था। अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो आर्टिकल 129 में यह वर्णित किया गया है कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 में यह प्रावधान दिया गया है। जबकि अगर राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो यही प्रावधान राज्य के उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 215 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करता है? देगा विकल्प में विकल्प डी जापान सही आंसर होगा। इनके साथ साथ और भी कुछ देश हैं, जैसे ब्रिटेन, चीन है, इटली है, स्पेन है इत्यादि, और भी बहुत सारे देश हैं जो सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करते हैं। परंतु अमेरिका, रूस और स्विट्जरलैंड ये संघीय सरकार का स्वरूप है, मतलब इन देशों में सरकार का संघीय स्वरूप प्रयोग में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बेरूबारी यूनियनवाद 1960। अगला प्रश्न देखते हैं, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? दिएगा विकल्प में विकल्प डी सही होगा। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है? दिएगा विकल्प में विकल्प ए सही होगा। अगर हम अनुच्छेद 15 को अगर देखते हैं तो उसमें यह मेंशन किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है। उस आर्टिकल में निवास स्थान का कहीं वर्णन नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या नहीं है? संविधान संशोधन के बारे में बात करना है। देखते हैं 74, एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रश्न यहीं पे गलत हो जाता है, ये विकल्प जो है सही नहीं है
और जब ये सही नहीं होगा तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और भी ऑप्शंस को चेक करते हैं। संशोधन संबंधित विधेयक एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दिए गए विकल्प में उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।